नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव और कांग्रेस सदस्यता अभियान इंदौर संभाग के प्रभारी राकेश सिंह यादव जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं, तमाम बातें हैं जो उनसे करनी है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी हाल ही में आपने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है जिसमें आपने मध्य प्रदेश पुलिस की सुरक्षा की मांग की है। आखिर क्या इसके पीछे कारण है? क्या आपको मध्य प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं है? देखिए, आप कुछ समय पीछे से अगर देखेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का 18-19 साल का शासन रहा है, इसमें 2012 में, उसके बाद 2014 में, फिर अभी हाल में गुना में लगातार पुलिस वालों पर हमले हुए हैं, पुलिस वालों की हत्याएं हुई हैं, यहाँ तक कि आईपीएस अधिकारी पे भी हमले हुए हैं। तो ये बात ये दर्शाती है कि जब अगर मध्य प्रदेश की पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस जब सुरक्षित होती है, जब प्रशासन सख्त होता है, मुख्यमंत्री के तेवर सख्त होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता होती है, गृह मंत्री का जो काम करने का तरीका है, उससे पुलिस का आत्मविश्वास मजबूत होता है। लेकिन पिछले दिनों में देखा गया है कि जितना माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हल्ला मचाया जा रहा है और जितने मकान तोड़ने की कार्रवाई या अन्य कार्रवाई हो रही है, उससे माफिया कहीं ना कहीं कमजोर तो नहीं होता दिख रहा है। क्योंकि गुना में जो हालात बने, 3 पुलिस वालों की जान गई, तो निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है। सरकार के लिए कानून व्यवस्था का प्रश्न है। अगर कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है और पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर पुलिस की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ लगाना चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की टुकड़ियां रहती है पुलिस की सहायता के लिए। अगर पुलिस पे हमले होते रहेंगे तो पुलिस आम जनता की समस्या तो सुन नहीं सकती है। वो अपनी जान बचाएगी या लोगों की रक्षा करेगी? तो आम जनता के क्या हाल होते होंगे ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि शिवराज जी का शासन है, उन्हीं को ये सब कुछ ठीक करना है, उन्हीं को जनता को जवाब देना है। लेकिन अगर उनकी ही कानून व्यवस्था के सिपाही इस तरीके से मारे जाएंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के संकल्प में कमी है, सरकार की जो सोच है वो मजबूत नहीं है, वो पुलिस प्रशासन मजबूती से माफिया का सामना नहीं कर पा रहा है। इस वजह से मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर ये मांग की कि पुलिस की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात की जाए, जिससे कि आम जनता जो पुलिस के सामने अपनी शिकायतें लेके जाती है, अपनी सुरक्षा की मांग करती है, अपनी रक्षा की मांग करती है, उनके लिए पुलिस उनके साथ खड़ी हो सके। वरना पुलिस अपनी जान बचाती फिरेगी तो फिर आम आदमी की सुरक्षा करना संभव नहीं होगा। लेकिन यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है भोपाल और इंदौर में, आपको क्या लगता है कि कमिश्नरी सिस्टम आने के अभी 5 महीने हो चुके हैं, कुछ बदलाव दिख रहा है? क्योंकि लगातार ये अभी 2 हम शहर की बात कर रहे हैं, भोपाल और इंदौर की। इंदौर में मुख्यतः लगातार कमिश्नरी सिस्टम को लेकर कहना है कि अपराध और अपराधियों पर कड़ी लगाम कसें और जनता को न्याय मिले। कैसा आपको लग रहा है, हो रहा है? देखिए, ये शब्द भाषण में बहुत अच्छे लगते हैं, पुलिस कमिश्नरी बोलना, एसीपी बोलना, शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उस व्यवस्था को लागू करना, उस व्यवस्था के लिए वो बजट देना, वो सुविधाएं देना, वो संसाधन देना, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कोई काम नहीं करा है। महाराष्ट्र में जो पुलिस कमिश्नरी है, कभी आप मुंबई जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, क्या सिस्टम होता है। क्या यहाँ जो पुलिस कमिश्नरी है वो उस सिस्टम से काम कर रही है? क्या वो सिस्टम के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं? क्या उन्हें पता है कि हमें गैजेट्स का कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से अपराध को रोकना है, कैसे हमको फील्ड में काम करना है? अभी तो अनेक ऐसे अफसर हैं कि जो सिर्फ अपने कमरों से ही बाहर नहीं निकलते, फील्ड तो बहुत दूर की बात है। फील्ड में आज भी वही थाने के सिपाही संघर्ष कर रहे हैं, अपराधियों से मार भी खा रहे हैं, गोली भी खा रहे हैं, फिर भी रक्षा कर रहे हैं नागरिकों की। तो ये सिस्टम अगर पूरी तरीके से लागू करना था तो इसका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, अधिकारियों से लेके पुलिस के स्टाफ तक उनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है, उसका पूरा एक विस्तृत विवरण तय होता है कि इस तरीके से पुलिस कमिश्नरी लागू होगी और ये फायदे जनता को रहेंगे। सिर्फ नाम के आगे पुलिस कमिश्नर लिखना या नाम के आगे एसीपी लिखना या डीसीपी लिखना, अगर इससे अपराध कम होने लगे, तो अगर आप आंकड़े देखेंगे, जब से पुलिस कमिश्नरी इंदौर भोपाल में लागू हुई है और जो अपराध के आंकड़े हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने कम हुए हैं या बढ़े हैं। सर, अभी एक और आपके द्वारा जो मुद्दा छेड़ा गया है कि सरकारी ज़मीन जो है उनको पर जो धार्मिक स्थल है उनको लेकर भी आपने भी किया है, क्या पूरा है सर मामला आखिर, और इसके पीछे क्या वजह है आपकी करने बोलने की? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा और उनसे निवेदन करा
कि हमारे देश में 12 लाख से ज़्यादा मंदिर, दरगाह, मस्जिद, अन्य धार्मिक स्थल, आप जितने भी नाम ले लें, धार्मिक स्थल ही बोल लें उनको सबको, ये सरकारी ज़मीनों पर बनाए जा चुके हैं। अब इनका उद्देश्य रहता है या तो अतिक्रमण करना, या अतिक्रमण को बचाना, या वहाँ मंदिर बनाकर फिर आसपास दुकानें बनाकर अपने व्यापार व्यवसाय को चलाना। दूसरी बात, इस देश में इतने मंदिर, मस्जिद, दरगाह इतनी संख्या में हो गए हैं कि अगले 20 साल तक सरकार को किसी भी धार्मिक स्थल को बनाने की पाबंदी लगाना चाहिए। वो इसलिए भी जरूरी है कि धार्मिक स्थल तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं, फिर उनकी देखरेख नहीं होती, फिर वो लावारिस पड़े रहते हैं, फिर विवाद का विषय बनते हैं। अगर 2 किलोमीटर के अंदर कोई मंदिर, मस्जिद, दरगाह नहीं है तो बनाने की परमिशन देना चाहिए। 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, और अगर है तो बिल्कुल परमिशन ना तो निजी भूमि पे देना चाहिए ना सरकारी भूमि पे देना चाहिए। जो पुराने मंदिर और धार्मिक स्थल बने हुए हैं, आप उन्हीं का जीर्णोद्धार कर लीजिए, आपको वहाँ खर्च करना है वहाँ कर लीजिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का उद्देश्य धार्मिक उद्देश्य नहीं है, उनको मंदिर से कोई नाता नहीं है। मंदिर के बहाने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना है, मंदिर के बहाने अपने प्राइवेट अतिक्रमण बचाना है, और वहाँ फिर दुकान और अन्य व्यवसाय करके अपना एक आधार व्यापार का खड़ा करना है। तो ये एक गलत उपयोग जो लगातार सालों से होता है, और अब अगर इस पर रोक नहीं लगी तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर इतने ही धार्मिक स्थल लगातार बनते गए तो विवाद के विषय भी रहेंगे, और दूसरे ये धर्म का भी अपमान है और उन धर्म स्थानों का भी अपमान है। सर, अभी एक आपने देखा होगा उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिनी मंथन हुआ है जी। 5 संकल्प लिए हैं जी। क्या लगता है आपको? 5 संकल्प आपको भली बात परिचित होंगे उससे जी। आने वाले समय में देश में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी, और इन संकल्पों की मदद से क्या एक बार फिर कांग्रेस में ऊर्जा का संचार होगा? देखिए, एक बहुत बात जो सिद्ध है या सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के जो वर्कर हैं या कांग्रेस की आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो हर घर में मौजूद हैं, पीढ़ियों में मौजूद हैं। हमें ढूंढना नहीं पड़ता है किसी घर में जाके कि वहाँ कोई कांग्रेसी है या नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता बनाना पड़ते हैं, अपनी आइडियोलॉजी से लोगों को जोड़ना पड़ता है। हम जिस घर में जाते हैं वहाँ उनके पिताजी के पिताजी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए होते हैं। सवाल ये है कि आज जो नया परिदृश्य है, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई सोच है, और राजनीति की जो दिशा बदली है, उस दिशा में कांग्रेस को अपने आप को ढालना है, बदलना है। नीति से नहीं बदलना है, सिद्धांतों से समझौता नहीं है, आदर्शों से समझौता नहीं है, लेकिन हमारी बात पहुंचाने की जो क्षमता है, बात कहने की जो क्षमता है, वो आज जो गजेट्स हैं, चाहे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उसके माध्यम से एक युवा वर्ग जो 2000 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है, उनको कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस के सिद्धांत समझाना है। क्योंकि आज भी देश में एक ही ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को साथ लेके चलती है, सभी जातियों के लोगों को साथ लेके चलती है, जिस पार्टी में किसी तरह का जातिवाद नहीं है, किसी तरह का धर्मवाद नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का शासन 7 साल का केंद्र में रहा, और अभी जो मध्य प्रदेश में रोज एक न एक मुद्दे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले वो ढूंढ के लाते हैं। रोज ऐसी बयानबाजी होती है। कभी कांग्रेस में आपने नहीं सुना होगा कि इस तरह की बयानबाजी हुई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या अन्य जाति का व्यक्ति हो। और इस देश में ये सर्वविदित है कि ये महात्मा गांधी का देश है। महात्मा गांधी के देश में सारे लोग, सभी जातियों के हों, सभी धर्मों के हों, वो मिल के रहते हैं। हम किसी को भी अपने से अलग नहीं मान सकते। धर्म हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कर्म क्षेत्र है वो सबका एक दूसरे से मिला जुला है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये जैन है, ये सिख है, ये यादव है, या इसको हम अलग करके देखें। ये सभ्यता इस देश की नहीं रही है। और जो अभी परिपाटी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिर्फ सत्ता के लिए, उनका एक मकसद है कि हर हाल में चुनाव जीतना है। अब चुनाव जीतने के लिए आपको नीतियाँ बनाना पड़ेंगी, रिजल्ट देना पड़ेंगे, रोजगार देना पड़ेंगे। अब आपने आज तक युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो निश्चित तौर पर आपको चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उससे कैसे बचना है? तो हिंदू मुस्लिम करा दीजिए, वोट का पोलराइजेशन करा दीजिए, हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर लीजिए, मुसलमानों को दुश्मन बता दीजिए। ये कब तक चलेगा? आप एक चुनाव जीत सकते हो, 2 चुनाव, एक स्थिति ऐसी आएगी इस देश में कि यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर झुकाने की जगह नहीं मिलेगी,
उसकी जनता जवाब पूछेगी। वो यूथ जवाब पूछेगा जिसकी उम्र बेरोजगारी में निकल गई। 7 साल से बेरोजगार जो लोग घूम रहे हैं वो अपनी उम्र से पार हो जाएंगे। मैंने जो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है मंदिर को लेके, उसमें मैंने यही बोला है कि आप सारे जो सरकारी जमीन के मंदिर बने हुए उनका अधिग्रहण कर लें और वो युवाओं को अलॉटमेंट दे दें। वो कम से कम पूजा पाठ की दुकान, वहाँ हॉल बना के अपनी रोजी रोटी चला सकेंगे, क्योंकि आपने कोई उद्योग नहीं लगाया आज तक, कोई व्यापार ऐसा डेवलप नहीं करा जिससे कि युवाओं को फायदा होता। ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जिसमें युवाओं को बिना गारंटी के कोई लोन मिल जाता और वो कुछ काम कर सकते थे। योजना बनाते हैं, पटरी पे धंधा करने वाले को 10,000 रुपये का लोन देते हैं, उधर नगर निगम आती है, ठेला उठा ले जाती है। 10,000 रुपये का लोन उसके और माथे हो जाता है, बैंक घूम वाले उसके पीछे घूमते हैं। तो ये ऐसी योजनाएं देश का भला नहीं कर सकती। वोट तो आप ले सकते हैं 1-2 बार, लेकिन आखिर में आके इसका नतीजा बहुत खराब होने वाला है और देश कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। उसका खामियाजा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, जो उदयपुर में ये 5 संकल्प लिए गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, आगामी चुनाव में चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो प्लानिंग अब की गई है, चाहे यूथ हो या हमारे वरिष्ठ नेता हो, सभी के तालमेल से 50-50 से ही कोई भी रणनीति बनती है। जहाँ हमारे वरिष्ठ नेता, उनका मार्गदर्शन लगता है। बिना मार्गदर्शन के संभव नहीं है कि राजनीति में हम यूथ भी जाके कुछ ऐसा काम कर पाएंगे। और कई गलतियां होती हैं, वो गलतियों को सुधारने के लिए वरिष्ठों की आवश्यकता लगती है। ये वैसी भारतीय जनता पार्टी जैसी कांग्रेस नहीं है, जहाँ जैसे लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता को घर बिठा दिया गया, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता को घर का रास्ता दिखा दिया गया, जसवंत सिंह जैसे को वरिष्ठ नेता को बाहर कर दिया गया। तो ये लोग कर सकते हैं क्योंकि इनका एक शॉर्ट टर्म पीरियड है। इनकी सत्ता में आना और सत्ता में लोगों को लूटना, ये 2, 5, 10 साल की बात हो सकती है। लेकिन कांग्रेस जो 70 सालों से राज करती आई, आगे भी भविष्य में राज करेगी। वो इस तरीके से राज नहीं करती है, किसी का दमन करके नहीं करती है, किसी का अपमान करके नहीं करती है। बार बार जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है परिवारवाद, हम तो परिवार के साथ ही रहते हैं, देश के परिवार के साथ रहते हैं, मतदाता के परिवार के साथ रहते हैं, हमारे कांग्रेस के परिवार के साथ रहते हैं, हमारे गांधी परिवार के साथ रहते हैं। हम परिवार कभी भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम परिवार वाले ही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता उनके परिवार नहीं होते, उनके पीछे आरएसएस का अदृश्य हाथ होता है जो ये बताता है कि आप परिवार ना बनाएं, जो महिलाओं का सम्मान कभी नहीं करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा आरएसएस के किसी बड़े पद पर कोई महिला को प्रतिनिधि बनाया गया है, कोई महिला को प्रांतीय प्रमुख बनाया गया है, कोई महिला को संगठन मंत्री बनाया गया है, यहाँ तक कि उनको शादी करने की भी अनुमति नहीं दी। तो इस तरह की जो विचारधारा होती है वो देश का विकास नहीं कर सकती, वो देश को एक 18वीं शताब्दी के पहले ले जाने की कोशिश करती है। और उसी विचारधारा से लड़ाई है, उसी विचारधारा से संघर्ष है। अब वो सत्ता का जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़ के जब ये चीज़ें सब सामने आती हैं वो जनता तक पहुँचेगी। ये कांग्रेस का जो हमारा सम्मेलन हुआ है और इसमें जो निर्णय हुए हैं, यही बातों के निर्णय हुए हैं कि जो सत्य है, जो असल बात है, जो मुद्दे की बात है, वो जनता तक सीधे पहुंचाना है, वो युवाओं तक सीधे पहुंचाना है कि वो क्या चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं। बटा हुआ देश चाहते हैं, जाति के रूप में बटा हुआ देश चाहते हैं, धर्म के रूप में बटा हुआ देश चाहते हैं, या वो एक तिरंगे वाला देश चाहते हैं जो महात्मा गांधी जी ने इस देश को तिरंगे के रूप में एकत्र करके एक साथ भारत बनाया था। और आज जो भारत जोड़ो अभियान कांग्रेस शुरू कर रही है वो इसलिए कर रही है 2 अक्टूबर को कि भारत एक था, एक है और एक रहेगा। कहीं ना कहीं अभियान के माध्यम से युवाओं पर फोकस रहेगा कांग्रेस पार्टी का। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको बोला कि हमारे यहाँ कांग्रेस में कार्यकर्ता ढूंढने की हमें आवश्यकता नहीं है। हर परिवार में 1 या 2 कांग्रेसी मिलते हैं। हमारी बात उन तक पहुँचाने की अब जरूरत है। जो गैप आ गया था, जो बातचीत के माध्यम में गैप आ गया था, जो हमारे विचारों का वहाँ तक पहुँचने में गैप आया था, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने तात्कालिक रूप से उठा लिया। लेकिन उनके पास कहने के लिए ठोस कुछ नहीं है। अभी तक वो विकास की बात करते थे। देश की जनता ने 7 साल में मोदी जी का शासन देखा, विकास की बात करते थे, विनाश की ओर पहुंच गए। जीडीपी -23 तक पहुंच गई थी, जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। महंगाई की स्थिति आप देखें, आपको खुद पता है, रोज लोगों को खाने के लाले हो रहे हैं। पेट्रोल के जो रेट पहुंचे हैं वो भी आज की तारीख में ऐतिहासिक हैं। गैस की टंकी जो कांग्रेस के शासन में 400 रुपये की मिलती थी, आज 1000 रुपये के पार है। तो ये सब तो सच है ना, ये हो रहा है। और वो बात करते हैं कि 2050 में ऐसा हो जाएगा।
तो ये मिथ्या जो पढ़ा लिखा युवा है, मुझे नहीं लगता कि अब वो बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि उसको भी जीवन यही जीना है, उसको भी बिजली का बिल भरना, उसको गैस की टंकी लेना, उसको पेट्रोल डलाना, ये रोजमर्रा के काम है। और अगर यहाँ भी लूट है तो फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। सर, बात करें अब इंदौर शहर की, लगातार जो हम देखते हैं, आपके माध्यम से मैं यूं कहूं कि इंदौर शहर में कांग्रेस को जिंदा रखने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। लगातार आप अपने बयानों के माध्यम से या कहीं ना कहीं हर तरह से ये अपने जो शब्द हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। बात की जाए भी वर्तमान में जो चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव की बात करें या पंचायत चुनाव की बात करें, उसको लेकर भी अब कवायद शुरू हो चुकी है। वर्तमान में इंदौर शहर में कांग्रेस की स्थिति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सबका कांग्रेस में एक अपना रोल होता है, जैसे मेरा है। अगर मुझे जो काम दिया जाता है वो काम मैं कर रहा हूँ। ऐसे अन्य नेता हमारे जो साथ में काम करते हैं, मेरे मित्र भी हैं और मेरे सीनियर भी हैं, वो सब अपने अपने कामों को बखूबी अंजाम देते हैं। उससे ही कांग्रेस यहाँ स्थापित है, किसी एक व्यक्ति से नहीं होती है, पहली बात। दूसरी चीज, नगरीय निकाय चुनाव को लेके हमने एक वृद्धि योजना बनाई है पूरे मध्य प्रदेश के लिए। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उस योजना पे काम हो रहा है और निश्चित तौर पर जो 16 नगर निगम निकाय हैं महापौर वाले, वो हम कोशिश रहेगी कि 12 से 13 उसमें हम जीत के कांग्रेस का परचम फहराएं। इंदौर का जहाँ तक सवाल है, इंदौर में भी हम हर वार्ड के हिसाब से अपना घोषणा पत्र तैयार करने की कोशिश करेंगे, वार्डों की समस्या को सामने लेकर काम करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको किस रणनीति के तहत कैसे मतदाता तक पहुंचना है, किस समूह में पहुंचना है, कहाँ किस वार्ड में कैसी बात बोलना है, इन सब बातों में कांग्रेस संगठन पूरा सहयोग करेगा। और आप देखेंगे कि इस बार का चुनाव एक अलग तरीके से लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर उसके एक अच्छे परिणाम सामने आएंगे। निश्चित तौर पर यूँ ये माना जाए कि इंदौर शहर में इस बार कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव हो या ग्राम पंचायत चुनाव हो, उसमें पूरी डटकर मुकाबला करेगी विजय। निश्चित एक रणनीति बना के एक प्लान के तहत चुनाव में उतरेंगे और चुनाव कोई भी हो, कांग्रेस पूर्णतः गंभीरता से पहले भी लेते आई है, अब भी लेगी। लेकिन अब जो तरीका है वो आज ही के तरीके में, आज के मापदंड में खरा उतर कर हम जीतने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह सर ने बताया कि लगातार कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को मजबूत करने में लगी और उनका फोकस युवाओं पर है। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव सर, जिन्होंने तमाम कई मुद्दों पे हमसे चर्चा की, कई महत्वपूर्ण जो बातें थी जिन पर उन्होंने अपने विचार साझा किए। लगातार आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश।